नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज है आपका 5 सितंबर 2023 और आज जो है आपका MTS का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस है ना, करंट अफेयर, इंग्लिश के जो भी एंटो साइनो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ईडियम सभी पूछे गए ना, सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों को लेकर के आ गया हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा जो आने वाले शिफ्ट में आपके कंप्यूटर के मॉनिटर पे ही होंगे। जैसे कल मैंने एक चीज आपको बताया था कि भाई प्लेनेट ड्रम के लिए किसे जो है आपका ग्रैमी मिला था, ये भी आज छप गए। आपने मेरे मुंह से 2 करोड़ बार ये सुना होगा, स्वीटी बुरा, न्यूतू घनघस, लवलीना बोरहोगन और निखत जरीन, ये भारत के 4 महान बेटियों ने है ना विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 जो दिल्ली में हुआ वहां पे 4 गोल्ड जीते। तो ये भी क्वेश्चन छप गए। तो पता नहीं कौन से लफ्ज कहां छप जाए, और जवान तो मेरी काली पहले से ही है, तब तक जानते ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस का बहुत बहुत जो है शुभकामना है भैया। आज शिक्षक दिवस है तो आप लोग भी अपने अपने गुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्त करें। ये जो इमेज देख रहे हैं ये हमारे गुरुदेव हैं, इनका नाम राजीव कुमार सर हैं। ये नालंदा के रहने वाले हैं, वर्तमान में पटना में रहते हैं हमारे गुरुदेव। इनके चरण में मेरा कोटि कोटि नमन है ना। आज जो भी कुछ है इन्हीं के बदौलत है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सभी प्रश्नों को देखते हैं क्या क्या पूछा गया था। भैया एक प्रश्न पूछा गया था आपको, एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो ये मेन कैंप है। मेन कैंप ये काफी लो लेवल के आपके जो है ये सवाल है, हम बचपन से पढ़ते आए हैं। एडोल्फ हिटलर कौन थे भाई? तो ये तानाशाह थे। और ये किस दल को सपोर्ट करते थे या किस दल के समर्थक थे? तो आपको बताना है जी नाजी दल के। ये नाजी दल से संबंधित है। ये जर्मनी के जो है आपके तानाशाह थे आपका एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर जो है सुभाष चंद्र बोस साहब से काफी प्रभावित हुए थे, है ना। सुभाष चंद्र बोस साहब से काफी प्रभावित हुए थे। एडोल्फ हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना ये भी आपसे पूछा जाता है। तो 1933 ईस्वी के दौरान बना था। उस समय जर्मनी की राष्ट्रपति कौन थे ये भी क्वेश्चन मैंने पूछते देखा हूं एग्जामिनर को। तो आपको बताना है जी हिंडनबर्ग के शासनकाल में एडोल्फ हिटलर वहां का चांसलर चुना गया था। क्योंकि हर देश में आपने पीएम सुना होगा, जैसे इंडिया में भी पीएम होता है, लेकिन जर्मनी में आप पीएम शब्द नहीं सुनेंगे, आप चांसलर सुनेंगे। तो चांसलर बना था। सबसे पहले ये जो प्रश्न दिए हैं उनका नाम लेना मैं भूल गया। ये प्रश्न सभी के सभी जो प्रोवाइड कराए हैं पवन राठौड़ साहब हैं। इनके अलावा ये दिल्ली से हैं। इनके अलावा एक लड़की का नाम नेही है। इनके अलावा घनश्याम घनशरम ज्ञान शरण नाम है इनका भाई, ज्ञान शरण है ना, ज्ञान शरण साहब हैं। इनके अलावा सचिन रावत, कृष्णा, चिरंजीत सेन और अनुज। तो इतने भाई बंधु और जो बहन है इन जो क्वेश्चन दिए हैं इन सभी का जो है धन्यवाद। ठीक है भाई। दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स हैं। कार्ल मार्क्स को आप जानते होंगे, है ना। इनके अलावा द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है। चार्ल्स डार्विन वैज्ञानिक थे, बायोलॉजी शब्द से जुड़े इनका नाम। ब्रीफ हिस्ट्री स्टीफन हॉकिंस, जिन्होंने जिंदगी भर अपने एक व्हील चेयर पे रह के ऐसा कारनामा किया कि लोग चलते फिरते भी नहीं कर पाएंगे, इनके लेखक हैं ब्रीफ हिस्ट्री के स्टीफन हॉकिंस। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम कल बात कर लिए थे नेल्सन मंडेला साहब का, अफ्रीकन गांधी कहा जाता है। 2022 के मंडेला गांधी पुरस्कार जो है आपका दलाई लामा को दिया गया, ये बात भी मैंने बता दिया था। दलाई लामा को दिया गया है। नेल्सन मंडेला साहब को भारत रत्न भी दिया गया है, जो पूर्णतः विदेशी भारत रत्न प्राप्त करने वाले बने थे। और कौन कौन से विदेशी भारत रत्न प्राप्त किए थे ये भी बता दिए थे, जैसे मदर टेरेसा। लेकिन मदर टेरेसा कहाँ के रहने वाले? अल्बानिया, लेकिन भारत की नागरिकता प्राप्त है उन्हें, तो ये भारतीय माने गए बाद में। ठीक है। इसके अलावा बी कमिंग किसके लेखिका कौन है? मिशेल ओबामा। मिशेल ओबामा कौन है? बराक ओबामा जी की पत्नी है। द ओडासिटी ऑफ होप के लेखक कौन है? तो स्वयं बराक ओबामा है। बराक ओबामा कौन है? तो अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति है ना। ये जो है आपके ट्रंप से पहले बने थे और अभी जो बाइडेन है अमेरिका के राष्ट्रपति, है ना। और अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में इतिहास रचने वाली महिला कौन है? ये भी क्वेश्चन को मैं एग्जाम में आते देखा है। तो कमला हैरिस है, जो भारतीय मूल के हैं। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा जो कल ही बताया था दोस्तों, देखिए प्लेनेट ड्रम के लिए ग्रैमी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो उस्ताद जाकिर हुसैन साहब को। मुझे पता है ना कि क्वेश्चन कहां से आएगा और क्या पूछेगा भाई, है ना। भारत का पहला महिला ग्रैमी अवार्ड तन्वी शाह कल ये पूछा गया था, वहीं पे इसके फैक्ट दिए थे। सबसे पहले 1968 में भारत के लिए ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पंडित रविशंकर साहब क्या प्ले करते थे? तो सितार प्ले करते थे। पंडित रविशंकर साहब को 1999 में जो है आपको भारत रत्न से
सम्मानित करा गया था। इनके अलावा पंडित रविशंकर साहब के जो किताब हैं, जो आपका मतलब जो कृत्य हैं, उनके लिए जो इनको दिया गया वेस्ट मीट्स है ना ईस्ट, इस प्रकार से जो है इनके जो है कृत्य का नाम है, जो इनके कंसर्ट का नाम है। इनके अलावा भारत के नाटू नाटू सॉन्ग को 2023 में ऑस्कर मिला। नाटू नाटू सॉन्ग के कंपोजर ध्यान रखेंगे MM किरवानी। आज किसी न किसी शिफ्ट में आजकल में ये क्वेश्चन जरूर आ जाएगी। इसके अलावा भारत के ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पंडित रविशंकर सबसे पहले, फिर बाद में सोनू निगम साहब को मिला 17 में मुबारका मुबारका सॉन्ग के लिए। जाकिर हुसैन साहब को 2008 में गोल्डन ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट, जो ये क्वेश्चन छपा, ये कल का फैक्ट से सीधे कॉपी किया हूं भाई, है ना। AR रहमान साहब 2008 में स्लम डॉग मिलियनेयर। इसके अलावा 2022 और 2023 में रिकी केज को दिया गया है, ये भी जो है म्यूजिक से संबंधित है, ग्रैमी अवार्ड। और इनके जो कृत्य हैं, इनका नाम है डिवाइन टाइड्स। ठीक है भाई, तो ध्यान रखेंगे। इनके अलावा कल मैंने बहुत सारे घराना बताए, इसमें भी चर्च किए थे मौखिक रूप से, लेकिन इसको लिख के नहीं दिया था आपको। गंगूबाई हंगल किस घराने से है? जिस दिन आपको याद हो कि नत्थू खान और हद्दू खान ये किस घराने के संस्थापक हैं, उस दिन मैंने गंगूबाई हंगल की घराना बताया है। मुझे सब चीज याद रहता है, मैं कुछ भी नहीं भूलता हूं, ठीक है, क्योंकि इसके सिवा कुछ ज्यादा सोचता नहीं हूं। ना फेसबुक व्हाट्सएप तो काम के लिए है तो कर लेता हूं, ना तो फेसबुक जानता हूं, ना ट्विटर, ये इंस्टाग्राम, ये सब कुछ भी नहीं जानते। ठीक है भैया, तो अपना जो है कंसर्ट यही रखते हैं, ज्यादा तो खाली रहती है मेमोरी, तो भूलता कम हूं। गंगूबाई हंगल ये किस घराने से है? तो ये किराना घराना से है। पंडित भीमसेन जोशी, पंडित मणि प्रसाद, ये भी किराने घराने से हैं। पंडित M वेंकटेश का नाम आपने सुना होगा, ये आपका किराना घराना और ग्वालियर दोनों घराना से। मैं बार बार इस बात पे जोर डाल रहा हूं, जिस दिन ये क्वेश्चन छपेगी अच्छे अच्छे बच्चे गलती करके आएंगे। अगर ऑप्शन में किराना और ग्वालियर दोनों रहेगा तो इसमें से एक ऑप्शन रहेगा कि उपयुक्त दोनों, तो मार देना है, नहीं तो ग्वालियर या किराना दोनों में से कोई एक रहेगा तो पंडित M वेंकटेश उसके साथ चले जाएंगे। पंडित जसराज, जिनके नाम पे क्षुद्र ग्रह का नाम भी पड़ा है, ये मेवाती घराने से संबंधित है। पंडित बिरजू महाराज कालका बिंदादीन लखनऊ घराने से संबंधित है। पंडित शंभू महाराज लखनऊ घराने से संबंधित है। ये जो जाकिर हुसैन साहब है, उनके पिताजी अल्लाह रखा साहब पंजाब घराने से संबंधित है। तो ये सब बात आपको जी थोड़ा बहुत तो ध्यान रखनी ही होंगे। इनके अलावा 1921 में किस विद्यालय की स्थापना की गई थी? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सस्पिशन है, ये 90% वाली है। पहले तो बच्चे ने बताया कि कौन से शिक्षा समिति का गठन किया था, है ना, ये आपका चिरंजीत सिंह सेन जी ही बताए थे, है ना। फिर इन्होंने जो है कमेंट करके बताया कि नहीं कोई स्कूल या फिर यूनिवर्सिटी थे। तो भाई 1921 में यूनिवर्सिटी मैंने आपको बताया है ना, एग्जाम्पल देके बताया था कि उसी साल इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी होती है। उसी साल आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी होती है 1921 के अंदर। ठीक है, 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था। 1921 में आपका ये जो है क्या बोलते हैं इसको, विश्व भारती की स्थापना हुई थी। इसी इंपीरियल बैंक से क्यों मैं यहाँ पे ये इंपीरियल बैंक आप कहोगे कि 1921 ये तो स्थापना, ये बैंक की क्या ताल्लुक है? तो ताल्लुक है मेरे भाई, 1921 में देखिए शांति निकेतन को ही नाम बदल के विश्व भारती कर दिया गया था। ठीक है भाई, शांति निकेतन का नाम बदल के विश्व भारती कर दिया गया था। उसी प्रकार से 1921 में जो इंपीरियल बैंक बना, इसका नाम 1955 में बदलकर SBI कर दिया गया था। अब ताल्लुक आपका स्पष्ट हो गया होगा। उसी प्रकार से मैंने आपको बताया है कि जो GATT जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड, GATT गैट जिनेवा में मुख्यालय, इसका भी नाम बदलकर 1995 में WTO कर दिया था। तो बहुत सारे ऐसे चीज है जिनकी नाम बदल दिया गया। अभी यहां दूर क्यों जाना, योजना आयोग 1950 में आया था, 2015 में इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया, है ना भाई। भले अलग सिरे से बसाए गए, संशोधित करके नए नए चीज लाए गए, लेकिन जो फाउंडेशन है, जो पिलर है, वो क्या कहलाएगा? तो योजना आयोग ही कहलाएगी, नीति आयोग की। तो समझ रहे हैं ना, तो ये शब्दों की जो ईस्वी की जाल है और लिंक करने की जो तरीका है, अगर आपने एक बार सीख लिया तो गारंटी मानिए आपको जीके जीएस भूलने की नौबत नहीं आएगी, गारंटी है। चलिए भैया शुरू करते हैं। तो ये 1921 में विश्व भारती आंसर हो जाएगा अगर ऑप्शन में दिया गया होगा तो। ये रविंद्रनाथ टैगोर साहब जो हैं, इनके द्वारा शांति निकेतन बसाया गया, तो ऑब्वियसली इनके जो फाउंडर है यही होंगे, क्योंकि ये बदला गया नाम है। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने 1901 में किए थे, बाद में 1921 में इसको जो है विश्व भारती बना दिया गया। इसके अलावा अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना अपने आप में काफी इंपोर्टेंसी रखते हैं इंडिया में, क्योंकि ये जो सर सैयद अहमद खान थे, ये काफी उच्च हस्ती, मतलब उच्च ताल्लुकात के लोग थे, बहुत ज्यादा बड़े इंसान थे, मतलब कह सकते हैं आप उस मतलब बहुत बड़े विचारक थे। तो इनके द्वारा जो है 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई थी। असहयोग आंदोलन की समाप्ति कब होती है मेरे भाई? 1922 में। आप लोगों के ऊपर एक क्वेश्चन रहा कि असहयोग आंदोलन किस घटना के परिणाम स्वरूप बंद किया गया था? अधिकांश
बच्चे कमेंट करेंगे। कल बहुत सारे बच्चे कमेंट किए हैं। मैं कौन सा क्वेश्चन पूछा था थोड़ा सा भूल रहा हूं, हाँ, निकट दृष्टि दोष वाला क्वेश्चन पूछा था कि ए देखेगा कि बी देखेगा। करीब 100 बच्चे ने कमेंट किया है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस प्रकार से मतलब अग्रसर है पढ़ाई के प्रति, अपनी रुझान दिखते हैं इसमें। आपको मुझे यहीं से दिख जाता है कि आप जो है मतलब एकदम इच्छुक हैं, तो ऐसे में पढ़ाने में भी ज्यादा मजा आ जाती है मेरे भाई। ठीक है, तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय की बात हो गई। असहयोग आंदोलन 1922 में जो है चौरा चोरी हत्याकांड हो जाती है। चलिए मैं ही बता दिया, चौरा चोरी हत्याकांड हो जाती है। इसके बाद जो है आपका असहयोग आंदोलन जो 1920 में गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, इसे समाप्त कर दिया जाता है। और इसी के बाद 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज दल की स्थापना कर लेते हैं। एक आपसे पूछा गया है कि बंगाल का विभाजन कर्जन ने कब किया था? भैया बंगाल का विभाजन को पूछने वाली बात है भाई, बताइए। बंगाल की विभाजन जो है कर्जन ने 1905 में किया था। बंगाल विभाजन कर्जन के समय हुआ था। इसके अलावा बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावित हुआ था। यह पॉइंट आपके लिए काफी इंपोर्टेंसी रखती है अपने आप में। इसकी बंगाल विभाजन जो है प्रभावी कब हुआ था, मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाई थी, ये सब जो डेट है ना, ये एकदम डेट के साथ ही एग्जाम में छपती है। एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। इसके अलावा बंगाल विभाजन 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा रद्द किया गया था। यह बात भी आप जानते हैं। लॉर्ड हार्डिंग के समय ही सेकेंड बार इंडिया में दिल्ली दरबार का जो है गठन किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं कि भाई लॉर्ड हार्डिंग के समय जॉर्ज पंचम राजा था इंग्लैंड का, और उनकी जो क्वीन है मेरी, ये भी आई थी। तो इनके सम्मान में दिल्ली दरबार लगाया गया था 1912 में, और ये सेकेंड टाइम लगाया गया था, ये पहली बार नहीं था। इससे पहले मैंने आपको बता चुका है कि पुरंदर की संधि भी 2 बार होती है ना, मोपला विद्रोह भी 2 बार होती है। तराइन के आप 2 युद्ध पढ़ते हैं, तराइन के 3 प्रमुख युद्ध हुए हैं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस के जो थोड़ा अंदर तक झांक के देखेंगे तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी। इसके अलावा राज्य हड़प नीति, डलहौजी सबसे पहले हड़प्पा राज, हड़प्पा मतलब ये हड़प्पा लिखा गया है, गलती है। हड़प्पा मतलब कब्जा में ले लेना भाई, है ना। तो ये सतारा, ये सतारा कहां पे है? महाराष्ट्र के अंदर है। सतारा सांगली, है ना, सतारा सांगली कोल्हापुर, ये सब जो है महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, तो 1848 में सबसे पहले सतारा को हड़प लिया था डलहौजी ने, फिर झांसी नागपुर इत्यादि को भी हड़प लिए थे। सती प्रथा का अंत कौन किए थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनके आदर के साथ इनका नाम लिया जा सकता है कि भाई ये बहुत ही खतरनाक प्रथा को जो है अंत किए थे, और इस कार्य में मदद किए थे कौन? राजा राम मोहन राय। कौन? राजा राम मोहन राय। इसे भारत का अग्रदूत, भारत का जनक, आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। अपने आप में उच्च कोटि के समाज सुधारक और जो है आपका विद्वान थे, जिन्होंने ब्रह्म समाज भी बसाया था 1828 में। 1815 में आत्मीय सभा भी बसाए थे। संवाद कौमुदी नामक पुस्तक भी लिखे थे। कौन? राजा राम मोहन राय। राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने दिया था। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? आपसे पूछ लिया है। मीराबाई चानू भारोत्तोलन से संबंधित है। मीराबाई चानू भारतीय राज्य मणिपुर के रहने वाली है। और अगर आपको याद हो कि मैं कुछ एक दिन पहले प्रैक्टिस सेट में, ये क्वेश्चन तो खैर बहुत लेवल लो के हैं, अगर मैं नहीं पढ़ाता तो भी सभी के सभी बना के आते, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन अगर आपको याद हो कि मैंने बताया कि देखिए मणिपुर में अभी अभी कुछ ही दिन पहले जो है मणिपुर की माहौल जो है काफी गर्म हो गया था, ये आप लोग भी जानते होंगे। तो ये जो मणिपुर की माहौल खराब हुई है ना, तो इसके चलते मणिपुर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, और आ गया तो ऐसे ही आपको समझ रखना होगा कि क्या चीज चर्चा का विषय बना, यही क्वेश्चन आती है एग्जाम में मेरे भाई। ठीक है भाई। इसके अलावा तो ये मणिपुर के रहने वाली है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने रजत जीता था, और टोक्यो ओलंपिक में खाता भी ना इन्हीं के पदक से खुली थी। फिर कॉमनवेल्थ गेम 2022 में इन्होंने गोल्ड जीत ली। इसके अलावा ओलंपिक में भारत के तोलन में मेडल जीतने वाली ये भारत की कर्णम मल्लेश्वरी के बाद सेकंड महिला बनी, और कर्णम मल्लेश्वरी जो है प्रथम महिला थी जिन्होंने 2000 ईस्वी में जो ओलंपिक आपके सिडनी में हुआ था, वहां पे कांस्य पदक वेट लिफ्टिंग में जीतने वाली बनी थी। मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतकर वेट लिफ्टिंग में दूसरी भारतीय महिला पदक जीतने वाली बनी। मीराबाई चानू, अच्छा मतलब वेट लिफ्टिंग में भाई, वैसे नहीं कि ओवरऑल महिला में, तो गलती हो जाएगी। मीराबाई चानू से जो कोच
कोच है इनके कुंज रानी देवी है, कोई भरोसा नहीं है, कोच भी पूछा जाता है। इसके अलावा हिमा दास, हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है। आपको याद होगा 2018 का एशियाई खेल जहां पे 400 मीटर के फर्राटे दौड़ में हिमा दास प्रथम स्थान पे थी, है ना। तो ये जो है आपके ढींग एक्सप्रेस कहलाती है और ये भारतीय राज्य असम के रहने वाली है। बिहू कहाँ का त्योहार है, कोई पूछता है भाई ये त्योहार, ये तो है ना, मतलब त्योहार बहुत इंपॉर्टेंस है, आदर करता हूँ, मतलब लो लेवल की बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन लो है ये, है ना। तो बिहू असम का प्रमुख पर्व है जो साल में 3 बार मनाई जाती है। बिहू फेस्टिवल के अवसर पे आप असम में पिट्ठा बनाते हैं जो खाद्य पदार्थ है असम का, ठीक है। पिट्ठा जो है ये असम का खाद्य पदार्थ है। इसके अलावा अप्रैल में मनाए जाने वाली बिहू को हम रंगोली बिहू या बोहाग बिहू कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता रखा था कि भाई जो होली के आसपास बिहू हो ना तो उसे रंग वाला बिहू यानी रंगोली बिहू कह देंगे, ठीक है, जो होली के आसपास होती है। एक बिहू आपका मकर संक्रांति के समय, मकर संक्रांति कब होती है इंडिया में, तो 14 या 15 जनवरी को होती है, तो उस समय एक बिहू हो जाता है। और एक बिहू आपका अक्टूबर महीना में होता है, अक्टूबर महीना में एक बिहू आपका होता है। ये 3 बार होती है बिहू में। बिहू फेस्टिवल के अवसर पे बिहू डांस सेलिब्रेट किए जाते हैं असम के अंदर। इसके अलावा असम के अंदर कुछ अन्य प्रमुख त्योहार जैसे माजुली महोत्सव है, कामाख्या मंदिर जो असम के जोरहाट के पास है तो इसके प्रांगण में आपका अंबुबाची मेला लग जाता है, बगुरम्बा त्योहार होता है, बिछुआ त्योहार होता है, खेल गोपाल, कली गोपाल, है ना। ये सभी के सभी नृत्य वगैरह जो हैं आपके असम के अंदर किए जाते हैं। छऊ नृत्य भी भारत के 3 स्टेट में होते हैं, याद रखना है, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। झारखंड पुरुलिया हो जाएगा, बंगाल में इसका नाम है पुरुलिया का छौ, उड़ीसा में मयूरभंज का छौ, ठीक है, और एक है आपका झारखंड का छौ। तो ये 3 गो छौ है जिन्हें ध्यान रखेंगे भैया, है ना। इनके अलावा 2017 में पद्म श्री किस नृत्यांगना को मिला है? अब इसके ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन 2017 में पद्म श्री श्री अरुणा मोहंती और चेमांजरी के नायर जो केरल के रहने वाली है, इनको भी नृत्य के लिए दिया गया था। तो बताएंगे कि इसमें ऑप्शन क्या था। इसके अलावा 2022 में कुचिपुड़ी नृत्य के लिए गद्दाम पद्मजा रेड्डी को दिया गया था। इनके अलावा रवीना टंडन को मिला है 2023 में। आज नहीं तो कल मिलेंगे सजन जरूर, ये क्वेश्चन आपको दिखेगी जरूर एग्जाम के अंदर, देखिएगा। इसके अलावा 2021 में मंजमा जोगत्ती ट्रांसजेंडर महिला मंजमा जोगत्ती को मिला था, ये नृत्य, संगीत, पिक्चर इत्यादि में काम करती है। 2019 में नर्तकी नटराज को पद्मश्री दिया गया था, ये ट्रांसजेंडर महिला है, भरतनाट्यम के लिए मिली थी आपका पद्मश्री। इसके अलावा हेमा मालिनी किस नृत्य से संबंधित है? तो हेमा मालिनी देखिए वर्साटाइल प्रकार के एक्ट्रेस हैं, जैसे कि आप देखे ही होंगे, मोहिनीअट्टम भी कर लेती है जो प्रायोरिटी में फर्स्ट है, भरतनाट्यम भी कर लेती है, कथक भी कर लेती है हेमा मालिनी, ठीक है भाई, कथक भी कर लेती है। तो भाई ये वर्साटाइल कलाकार है, तो डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में क्या थे। हेमा मालिनी सभी जानते हैं सनी देओल की माता जी हैं, धर्मेंद्र जी के पत्नी हैं, है ना, ड्रीम गर्ल कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, बताइए कैसे कैसे दिन आ गए। एक दिन तो ये ना पूछ दे भाई, एक दिन तो ये ना पूछ दे कि बाबर की शादी में कितने बाराती में लोग गए थे, ठीक है भाई, तो ऐसे भी हो सकता है ना। तो ड्रीम गर्ल कहा जाता है आपको हेमा मालिनी। तो ये मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, कथक इत्यादि नृत्य के जो है नृत्यांगना है। कौन से ऑप्शन थे वो राइट आंसर हो जाएगा। हेमा मालिनी को 2000 में भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार की जो सम्मान है, पद्मश्री दिए गए थे। मोहिनीअट्टम को जादूगरनी नृत्य भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है लुभावना, अट्रैक्शन मोहिनी से लिया गया, क्योंकि मोहिनी शब्द का ही होता है मंत्र मुग्ध कर देना, अट्रैक्ट कर लेना कोई भी चीज का, है ना। तो यहीं से इसे जादूगरनी नृत्य कहा गया है और इस नृत्य में भगवान विष्णु की आराधना की जाती है मोहिनी स्वरूप में। इसके अलावा मोहिनी को आपने देखा होगा ना, वो जो भस्मासुर वाला, माथे पे हाथ रखे तो जल जाती है। इसके अलावा मोहिनीअट्टम का जो है, मोहिनीअट्टम के प्रमुख कलाकार जो है कल्याणकुट्टी अम्मा है, रागनी देवी, श्री देवी, गीता नायक इत्यादि। अब देखिए जो देवी है ना, इनमें बड़ी कंफ्यूजन रहती है। एक तो रागनी देवी जो मोहिनीअट्टम से है, एक आपने सितारा देवी आपने कथक से है। इसके अलावा आपने कलावती देवी, बिंबावती, रुक्मिणी देवी, तो रुक्मिणी देवी आपका भरतनाट्यम से है, ठीक है। रुक्मिणी देवी भरतनाट्यम, सितारा देवी कथक, बिंबावती कलावती मणिपुरी, रागनी देवी आपका मोहिनीअट्टम। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है भाई आपको। इसके अलावा भरतनाट्यम के कलाकार और कौन कौन से हैं? यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी भी कर लेती हैं, रुक्मिणी देवी अरुणडेल, है ना, टी बाला सरस्वती, पद्मा सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई। संवेग का मात्रक अभी प्रैक्टिस सेट में बताया है, संवेग का मात्रक और संवेग
एक से एक क्वेश्चन और एग्जामिनर आपसे करता है कि इसकी वेग की अगर दुगुनी तिगुनी पांचगुनी 2 करोड़ गुनी कर दिया जाए तो ना इसकी जो है संवेग पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैंने कहा था सेम ही रहेगा, क्योंकि सीधा प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई स्क्वायर वाला फार्मूला है ही नहीं। आप जानते हैं मोमेंटम बराबर है ना मास गुने वेलोसिटी, संवेग बराबर क्या होता है मास गुने वेलोसिटी, द्रव्यमान गुने वेग होती है। तो अगर आपने वेग को दोगुना कर दिया तो ये संवेग भी दोगुना हो जाएगा, अगर 5 गुना कर देंगे तो 5 गुना हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है। तो जिसको सूत्र नहीं आता है वो गलती करके आते हैं, क्योंकि तुक्का लगाएंगे ऑब्वियसली। अगर आपको सूत्र आता है तो आप तुक्का नहीं लगाएंगे, अगर आपको सूत्र आता है ना तो आप मात्रक भी इजी वे में फाइंड कर सकते हो जी। क्यों बताओ कैसे, है ना। तो भाई संवेग का मात्रक क्या होता है मास गुने वेलोसिटी। आपको पता है ना मास द्रव्यमान को किस में करेंगे तो हम किलोग्राम में करते हैं, केजी में। तो वो केजी हो गया। और वेलोसिटी बराबर क्या होता है चाल बराबर समय बराबर दूरी बट्टा चाल। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय हो जाएगा, है ना। तो दूरी का मात्रक क्या होता है मेरे भाई मीटर, और समय का क्या होगा सेकेंड। तो चूंकि मीटर बट्टा सेकेंड है तो आप जो है केजी मीटर सेकेंड इनवर्स लिख सकते हो। जब किसी चीज को बट्टा से ऊपर ले जाते हैं तो उसका पावर -1 हो जाता है। हमसे ज्यादा गणितज्ञ हैं आप लोग, है ना, तो ये समझते ही होंगे। चलिए भैया, इसके अलावा तो मास गुने वेलोसिटी हो गया। तो इसका मात्रक मैंने निकाल के भी दिखाया कि कैसे निकलता है और सामने लिखा भी है। इसके यहाँ पे ऐसे जो लिखा है ना, क्योंकि सपोर्ट नहीं करता है तो किलोग्राम अलग से लिखे हैं, गुना का साइन दे दिए हैं, मीटर बट्टा सेकेंड आपका जो है वेलोसिटी का हो जाएगा, है ना भाई। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि किसी पिंड की गति दुगुनी कर देने पर संवेग तो चौगुनी, अब पिंड की गति दोगुनी करने पर काइनेटिक एनर्जी 4 गुनी हो जाती है, क्योंकि 1/2 mv² होता है। तो इसमें वेलोसिटी जो है स्क्वायर फॉर्म में है, तो 2v को स्क्वायर करेंगे तो 4v² हो जाएगा, इसलिए 4 गुनी हो जाती है। आपसे एक पूछा गया है यहाँ पे एट ए स्टोन थ्रो। अंग्रेजी में एट ए स्टोन थ्रो का मतलब है कि ये राम का घर और ये श्याम का घर, मतलब बहुत कम दूरी पर, बहुत कम फासला पर, है ना, ये बहुत जो है कम फासला पे। तो ये आपका थोड़ी दूरी पे हो जाएगा एट अ स्टेंस थ्रू, है ना। इसके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी मूंगा की चट्टान कोरल लीफ कहां पे है भाई। ये कोई पूछने वाली क्वेश्चन है, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो यार, है ना। तो भाई ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, ग्रेट बैरियर रीफ कहलाता है इसे। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट के सहारे आपका कोरल रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ, है ना। प्रवाल किसके बनी होती है, आप लोग अगर कमेंट करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में आता है। जो प्रवाल भित्ति होती है ना, इसका निर्माण कैसे होते हैं या फिर किससे बनी होती है प्रवाल भित्ति, है ना। तो हम समझे कि थोड़ा बहुत आपको जो है बढ़िया से आप याद रख पाते हैं। इसके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा, ये सुंदरबन डेल्टा और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश में फैला, जहां से इससे परसों या कल क्वेश्चन आया था कि सुंदरी का वृक्ष जो है यहीं पाई जाती है, रॉयल बंगाल टाइगर यहीं पाई जाती है, मैनग्रोव प्रकार की वन यहीं पाई जाती है ना। इसके अलावा पैसान नामक एक जो है वृक्ष होती है यहीं पाई जाती है। और आपका इसमें बताया तो इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहा जाता है। इसकी आकार त्रिभुजाकार है जो भारत से बांग्लादेश तक फैली हुई है, ठीक है। तो ये सब कुछ डेल्टा की बात हो गई, है ना। इसके अलावा मैंने यही भी बताया था कि जो डेल्टा नहीं बनाती इंडिया की 2 मेजर नदी है, ये नर्मदा और ताप्ती इनके नदी हैं। और इनसे ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इंडिया में कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी को फॉलो करके बहती है, तो नर्मदा और ताप्ती नदी सबसे पहले आ जाती है। इसके अलावा दुनिया में सबसे बड़ी द्वीप कौन सी है, आइलैंड, है ना, आइलैंड। तो ये ग्रीनलैंड है, डेनमार्क में स्थित है आइलैंड, ये दुनिया में सबसे बड़ी आइलैंड है, ठीक है। लेकिन अगर आइलैंड वाला द्वीपीय समूह वाला देश कहा जाए तो आपका इंडोनेशिया होगा। और आपको पता होगा कि द्वीपों को समूह को जो है ना आर्चिपिलियोगो कहा जाता है, आर्किपिलियोगो इस प्रकार से, ठीक है, आर्किपिलियोगो इस प्रकार से। ये भी क्वेश्चन आपके जीके जीएस में पूछा गया है, बताइए। तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्वेश्चन है ना, कि ग्रुप ऑफ आइलैंड, है ना, तो आर्किपिलियोगो, है ना, इस प्रकार से। इसके अलावा दुनिया की सबसे ऊंची जलप्रपात कौन से, कल होके अगर पूछ ले तो जलप्रपात एंजील है, जो कहां पे है, वेनेजुएला में है, वेनेजुएला में है। और इंडिया की सबसे ऊंची जलप्रपात तो आप क्या कहोगे, क्या कहोगे, कूचिकल, क्या कहोगे, कूचिकल, कूचिकल। पहले जो है आपका जोगिया गोरसप्पा था, जो कल पूछा था, मैं बता नहीं पाया था, बच्चे बाद में कमेंट किए कि भाई जोगिया गोरसप्पा आया था, है ना भाई। तो कूचिकल जो है इंडिया की सबसे ऊंची जलप्रपात है, जो आपका बराही नदी पे है, भगवान विष्णु की बराह अवतार से याद रख लीजिएगा। इसके अलावा इंडिया की जो नियाग्रा है ना, ये चित्रकूट फॉल को कहा जाता है। चित्रकूट फॉल कहां पे है बताए हैं, ये छत्तीसगढ़ राज्य में है, इसे भारत का नियाग्रा कहते हैं। और अपने आप में नियाग्रा कहां है, तो भाई ये यूएसए और कनाडा में है। कहा जाता है कि नियाग्रा में आप अमेरिका में उतरिए और कनाडा में निकलिए, है ना, तो बहुत कम फासले पे है, एट अ स्टेंस थ्रो पे है, ठीक है। इसके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी कौन सी भाई, तो एंडीज है, जो कहां पे है, दक्षिण अमेरिकी महादेश में है। एक बार तो मैं ये भी रेलवे में क्वेश्चन पूछा देखा कि भाई ब्राजील किस महादेश में है, तो ये दक्षिण अमेरिकी महादेश में, ठीक है, ब्राजील, इसे सांपों का देश भी कहा जाता है। इसके अलावा सबसे अधिक जूट किस राज्य में उत्पादन होती है, पश्चिम बंगाल में। 1 दिन बताए हैं, 2 दिन बताए हैं, सीधे 1 करोड़ दिन बताए हैं, ठीक है। तो ये पश्चिम बंगाल, और क्यों होता है ऐसा ये भी बताया हूं कि भाई इसको जो
समझे ना, पानी की उपलब्धता चाहिए, पानी की जो है उपलब्धता चाहिए, है ना, पानी की फसल के दौरान तो उपलब्धता चाहिए ही, साथ ही स्टोरेज वाली पानी की उपलब्धता चाहिए, समझे ना आप, है ना। नहीं तो आप कहोगे मेघालय में बहुत बरसात होता है, तो मेघालय में क्यों नहीं होता? मेघालय में होता है, नहीं होता ऐसी बात नहीं है, होता है, लेकिन पश्चिम बंगाल के तुलना में कम होती है, ठीक है भाई। एक एक बात को समझेंगे। अब बिहारों में होता है ना, बिहारों में होता है, तो चलिए पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा होता है। दुनिया की सबसे अधिक जूट उत्पादन पहले बांग्लादेश था, लेकिन 2022 में यह रिकॉर्ड जो है आपका तोड़ दिया है, भारत हो गया है, ठीक है। भारत जो है अब सबसे ज्यादा आपका प्रोड्यूस करता है गोल्डन फाइबर जूट का। उसी प्रकार से मोटा अनाज पहले अमेरिका करता था, अब भारत ही करता है, ठीक है। दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत में अन्य राज्य जहां जूट की पैदावार होती है, बिहार, उड़ीसा, असम, आंध्र प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा। आगे सभी खुश हो गए। चलिए चलते हैं आगे। गोल्डन फाइबर कहा जाता है आपको जूट को, ये VVI पॉइंट कर लीजिएगा, 2-3 करोड़ बार एग्जाम में आ चुका है। इसके अलावा फीमेल बॉक्सिंग जो है आपका महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप है ना, इंडिया में जो हुआ था 2023 में, इसमें कितने गोल्ड जीते? तो 4 गो गोल्ड जीते। यही मैंने शुरुआती लफ्ज में बताया था। इनका नाम क्या है? स्वीटी बुरा, नीतू घनघस, इसके अलावा निखत जरीन और एक और है लवलीना बोरगोहेन, असम के रहने वाले। तो ये चारों जो है महान जो है हमारे देश की लड़कियां, इन्होंने जो है गोल्ड जीती यहाँ पे और पहला स्थान हासिल किया। यहाँ पे 12 गोल्ड के लिए टक्कर हुआ था, जिनमें 4 गोल्ड इंडिया खुदे जीत लिया। दूसरा स्थान पे रहा हमारा चाइना, पड़ोसी। इनके अलावा विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन दिल्ली में 15 से 26 मार्च के बीच हुआ। ये तारीख भी याद रख लीजिएगा, क्योंकि मैंने अभी देखा कि G20 समिट है ना, कब से कब तक होना है, ये भी पूछा गया है। इस प्रतियोगिता में भारत प्रथम स्थान पे, चीन दूसरे स्थान पे रहा। कुतुब मीनार कहां पे है? ये कोई बताने की बात है? कुतुब मीनार दिल्ली में है भाई, 2 करोड़ बार आप गए होंगे। कुतुब मीनार के निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1210 में इस दुनिया को ही छोड़ दिए मतलब ऊपर चले गए, है ना। तो निर्माण कार्य अधूरा रह गया। तो इसका पूरा कौन करवाया? तो उनके दामाद या गुलाम इल्तुतमिश, रजिया का पिता, है ना। इनके अलावा प्रसिद्ध महरौली स्तंभ लेख, ये भी आपसे पूछा जाता है कि महरौली का लौह स्तंभ जो है ये कहां पे है ना। तो महरौली नाम से ऐसा लग रहा होगा कि ये बिहार के किसी एक जिला में होगा, है ना, लेकिन ये दिल्ली में है ये लौह स्तंभ। और ये लौह स्तंभ किससे जुड़ा है? तो गुप्त शासक विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त सेकंड से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा हुमायूं का मकबरा सभी जानते हैं दिल्ली में है, और ये मुगलों में प्रथम गार्डन मकबरा था। इसका निर्माण हुमायूं की विधवा पत्नी हाजी बेगम या बेगा बेगम ने करवाई थी। 2.5 दिन का झोपड़ा कहां है दादा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, अजमेर में स्थित है। आर्म्स एट लेंथ, इस प्रकार से इसका मतलब होता है परहेज करना, अपने से दूरी बना के रखना किसी भी चीज से, आर्म्स एंड लेंथ, इस प्रकार से, ठीक है भाई। आर्म्स एंड लेंथ जो है इसका मतलब होता है परहेज करना। इसके अलावा सैफ चैंपियनशिप 2023 कहां होगा बता चुके हैं करंट अफेयर वाली सेक्शन में, बेंगलुरु में भैया, बेंगलुरु में। और मैंने एक और बताया कि इस बार का जो फुटबॉल FC है, बेंगलुरु FC मुंबई को हरा के जीता था, है ना। ये इस बार मतलब दूसरा प्रतियोगिता था, वहीं पर मैंने इसकी फैक्ट में ये बताया था कि सैफ चैंपियनशिप 2023 जो है बेंगलुरु में होगा। इस प्रतियोगिता के विजेता कौन रहे हैं? भारत। उप विजेता कौन रहे? कुवैत, ठीक है भाई। ये प्रतियोगिता के विजेता कौन रहे? भारत। उप विजेता कौन रहे? कुवैत, है ना। यह भारत की 9वीं ट्रॉफी है सैफ चैंपियनशिप की, तो ये बात ध्यान रखेंगे। 2023 ICC वर्ल्ड कप कहां पे होनी है? इंडिया में, अक्टूबर महीना में। मजा आएगा। 10 टीम ने भाग लिया है, और इसमें कौन से दिग्गज टीम आपको देखने को नहीं मिलेगा इस बार? तो वेस्ट इंडीज, ठीक है। इसके अलावा गरीब कल्याण रोजगार अभियान में कितने राज्य शामिल किए गए थे? तो 6 राज्य शामिल किए गए थे। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना काल में बहुत सारे जो पलायन किए मजदूर लोग, जो मतलब बाहर रहते थे फिर गांव आ गए, तो बेरोजगार हो गए। तो इन लोगों को जो तक मतलब गांव में रहे, उस हिसाब से 125 दिन की रोजगार मुहैया कराने के लिए इस स्कीम को लाया गया था, है ना। इस योजना की शुरुआत 2020 में हुई थी। 125 दिन की रोजगार प्रोवाइड कराना लक्ष्य था। इसमें 6 स्टेट बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और झारखंड को शामिल किया गया था। उद्देश्य क्या था, है ना, कि भाई अन्य स्टेट से लौटे हुए मजदूरों को कौशल तथा रोजगार का जो है अवसर प्रदान कराना। इसके अलावा निम्नलिखित में से KR नारायण का पुस्तक मालगुडी डेज आपके ऑप्शन में दिए गए थे, और कल ही बताया था, है ना, कल ही बताया था। ये भी बताया था मैं कि भाई मालगुडी डेज जो है ना, ये YouTube पे भी है, अभी भी देख ले सकते हैं आप इसको, इसके सीरीज है ना। गाइड द इंग्लिश टीचर, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, RK नारायण की अन्य पुस्तक है। इनके अलावा राज तरंगनी के लेखक जो है, ये आपका कौन है भाई? राज तरंगनी के लेखक
कल्हण है। कौन है? कल्हण है। इसके अलावा आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य है। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त हैं। कमायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। कादंबरी के लेखक बाण भट्ट हैं। भैया गीत गोविंद के लेखक जो जयदेव हैं, यहां से एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि ये जयदेव किसके दरबारी थे। जैसे आपसे पूछा जाता है ना कि मान सिंह किसके दरबारी थे, तो आप कहते हो कि भाई अकबर के। तो उसी प्रकार से ये जयदेव किसके दरबारी थे, क्योंकि नाम से ऐसा लग नहीं रहा है कि किसी से जुड़े हैं, तो ये थे आपके लक्ष्मण सेन के दरबारी, है ना। अब लक्ष्मण सेन नाम से स्पष्ट आप समझ गए होंगे कि ये सेन वंश के, और सेन वंश के संस्थापक कौन है मेरे भाई? तो सामंत सेन है। मैं रुकूंगा नहीं जब तक उस कुर्सी तक नहीं पहुंचाऊंगा आपको। इसके अलावा इंसिस्ट का सिनोनिम्स, इंसिस्ट का सिनोनिम्स क्या होता है मेरे दादा? इंसिस्ट मतलब होता है किसी को किसी चीज पे जोर डालना, है ना, किसी तथ्य पे हो सकता है, या फिर जबरदस्ती कोई चीज जोर डाल के करवाना, ये सब भी मतलब प्रेस करना, एक तरीके से इंसिस्ट करना, मना लेना कोई भी चीज के लिए जबरदस्ती, तो इसे इंसिस्ट कहते हैं। इससे मिलता जुलता जो भी ऑप्शन आपके ऑप्शन में होंगे राइट आंसर हो जाएगा। बाइबिलियोलॉजी, देखिए जो बाइबिलियो शब्द है ना, ये किताब को इंडिकेट करते हैं रूट वर्ड में, जैसा मुझे याद आ पा रहा है। तो बाइबिलियोलॉजी मेरे ख्याल से द हिस्ट्री एंड साइंस ऑफ बुक्स ए फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होगा। ये तो पता है कि जो किताबों का अध्ययन है, यही चीज मैंने लिखा हूं कि किताब की जो एनिशिएंट फॉर्म में कैसे कहां से उत्पत्ति हुई, इसकी साइंस के अध्ययन करते हैं विज्ञान के रूप में किताबों को लेकर, तो इसे बिबिलियोलॉजी कहा जाता है। लेकिन मैं आपको रूट वर्ड बताना चाहूंगा कि बिबिलियो जो है ना, बिबिल है ना, ये आपको किताब का रूट वर्ड है। जैसे बिबिलियोफाइल, बिबिलियोफाइल मतलब क्या होता है? किताबी कीड़ा, है ना। प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ भी नहीं रखेगा, किताब रट लिए, ऐसा काम नहीं चलता है। आप जीके जीएस में आप ताजमहल आगरा में है ये चीज रट सकते हो, लेकिन अगर इसकी प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ा सा ले ले कि किसने बनवाया, कब बनवाया, क्यों बनवाया, तो आपको ये इसवी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गारंटी है आपको अपने आप इसवी याद रहेगी। मैं तो इसी फार्मूला पे काम करता हूं भाई। इसके अलावा बजट में इस प्रकार से कोई एक प्रश्न आया है कि रुपया किस लिए टैक्स नहीं लगाया जाता, ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बजट में किस रुपया लेने के लिए, किस रुपया, इस प्रकार से लिखी थी बच्चे ने, तो इसीलिए जो है मैंने इसके आंसर नहीं देना है। इनके अलावा पंजाब निम्नलिखित में से किस, ये क्वेश्चन जिनका भी आज एग्जाम था, अगर ओरिजिनल वाला हो तो मुझे पोस्ट करें, क्योंकि क्वेश्चन की रूप अच्छा लग रहा है। पंजाब निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में समृद्ध है? ऑप्शन में था कोयला, पेट्रोलियम, उपजाऊ मिट्टी। तो भाई उपजाऊ मिट्टी के लिए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कोयला कहाँ मिल रहा है, पेट्रोलियम भी कहाँ मिल रहा है, तो उपजाऊ सही रहेगा। इसके अलावा भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाला जो पश्चिमी विक्षोभ है ना, भूमध्य सागर को, जो लाल सागर से भूमध्य सागर को सुएज नहर जोड़ता है, तो वही वाला भूमध्य सागर है। तो यहाँ से पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होती है, तो ये पंजाब में यानी भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके में वर्षा कराती है, जो रबी की फसल के लिए अच्छे हैं। तो पंजाब हरियाणा में वर्षा होता है। पंजाब हरियाणा में नव वर्ष बैसाखी की त्योहार होती है, और एगो आपका लोहड़ी होती है मकर संक्रांति के समय, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा पंजाब के सीएम वर्तमान में भगवंत सिंह मान है, चूंकि आम आदमी पार्टी से है, और आम आदमी पार्टी अभी फॉर्म में है, इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है, और अपने दर्जा मिलते ही 3 को बाहर निकाल दिया गया है ना। तो पहले 9 हो जाता, लेकिन फिर से घट के 6 हो गया। इसके अलावा गतका जो है ये पंजाब का मार्शल आर्ट है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और इस बार के जो 37वें राष्ट्रीय खेल होगा आपका गोवा में, वहां पे गतका को भी शामिल किया जाएगा। इसके अलावा 1967 में सबसे पहले जो हरित क्रांति एमएस स्वामीनाथन के प्रयास से इंडिया में लाया गया था, इसीलिए एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो ये पंजाब में ही आया था। पंजाब को 3 भागों में बांटा गया है, मलवा, माझा, दोआबा। बीबीआई करके रखेंगे, एक भी पॉइंट हवा वाली नहीं होती है, तो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा क्रूड का एंटोनिम पूछा गया है। भैया क्रूड का कई सारे मीनिंग हो सकते हैं। जैसे क्रूड का मीनिंग जो है ना, जो कोई बेढंगा होता है ना, कोई बेढंगा होता है कि कोई भी काम एकदम मतलब वास नहीं किया, ऐसे जैसे तैसे कर डाले, हाँ पढ़ लिए, हो गया, हो जाएगी, तो ये सब भी क्रूड का लक्षण है। एक क्रूड क्या होती है? क्रूड ऑयल आपने सुना होगा कि कच्चा ऑयल रिफाइन से पहले यानी पॉलिश से पहले की चीज है ना, लास्ट उत्पादन के पहले से चीज है ना, मतलब कच्चा माल कह सकते हैं, ये भी क्रूड का। तो ये मिलता जुलता जो भी ऑप्शन होगा राइट आंसर हो जाएगी। इसके अलावा जून 2023 तक संविधान में अनुसूची पूछी है, तो अनुसूची में कहां चेंजेस हुए मेरे भाई? तो 12 ही होंगे, है ना, तो 12 हो जाएगा। और जब संविधान लागू हुआ था 395 आर्टिकल, 8 को अनुसूची था, 22 को भाग था। वर्तमान में 450 के लगभग आपका क्या हो गया है? तो आर्टिकल। अब 12 को अनुसूची हो गया, तो 4 को अनुसूची कहां है? हवा से नहीं, संविधान संशोधन से। अब 22 को भाग है, लेकिन 3 को भाग और बढ़ गया एडिशनल वाला, जैसे 4 से 4 का ये मौलिक कर्तव्य बना तो जरूरत पड़ गया, 9 से 9 का ये बन गया, नगर निगम जब इंक्लूड किया तो जरूरत पड़ गया, है ना, 9 से 9 का बी का जरूरत पड़ गया जब आपका सहकारी समिति वाली बात के रखी गई, तो ये 3 को बढ़ गया, तो इसीलिए 22 से 25 को हो गया। इसके अलावा संविधान में 4 अनुसूची के जो जोड़े गए हैं ना, ये संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं। तो दोस्तों ये थे आज के फर्स्ट शिफ्ट के सभी प्रश्न का जो है एक गहन और जोरदार और पूरे
मन से कराया गया एनालिसिस। अगर आपको दिल को छू गया हो तो एक लाइक जरूर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो तो कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ये पीडीएफ आपको निःशुल्क दिया जाता है, हमारा एनालिसिस की सारी पीडीएफ निःशुल्क होती है, जो आपको हमारी टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम भी टुडे एग्जाम है, सेम स्टाइल में टी कैपिटल ई कैपिटल बाद बाकी आपका स्मॉल मिलेगा। कलाम साहब की डीपी में फोटो लगे होंगे, आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम। और जो पेड बच्चे हैं व्हाट्सएप, जो पेड पीडीएफ हमारा 57 वाला सीरीज ले रखा है, जहां से ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में दागा जा रहा है, तो ये तो उनको तो मिल ही जाता है व्हाट्सएप पे। अगर आपको 57 वाली बाई करनी है ना, तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।